हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी मेहनत से कर रहे होंगे। जैसा कि कल मैंने आपको सितंबर 2016 का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा एक एक पॉइंट और आपको आने भी लगा होगा। आज मैं आपको फरवरी 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाली हूँ। किसका? फरवरी 2016 का। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझेंगे और अपने नोट्स वगैरह लेके बैठे, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है तो आप उसको क्या करें, नोट कर सकें। ओके, पर ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी आपको हो पाएगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं आपके पास, 5 सब्जेक्ट है आपके पास, तो आपको सारे में मेहनत करनी है, सारे सब्जेक्ट में। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको स्टार्ट करते हैं फरवरी 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और एक बार सभी लोग क्या करें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी छात्र क्लास से जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 31 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको सब पहले ही बताया, सब आप क्या किए, सब आप भी जैसे मैं पढ़ती हूँ ना क्वेश्चन, आप भी पढ़ा करें। आप भी अपने मन से क्वेश्चन पढ़ा करें और समझे कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, क्या सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, तभी आपको मालूम पड़ेगा ध्यान से। तो आप क्या करें, जब नहीं से वर्ड आ जाए तो आप क्या करें, वहीं पे एक छोटा सा गोला लगा लिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे किस में उत्तर देना है, ना में सही में देना है या नहीं में देना है। ओके फ्रेंड्स, तो विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताना आपको। फर्स्ट ऑप्शन में है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। बी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। ऑप्शन सी है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो आप लोग 31 का राइट आंसर कमेंट करिए। सारे आप ऑप्शन पढ़िए फिर देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत हो सकता है। सभी लोग ध्यान से देख के बताइए, इसका जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा 31 का। जी हाँ, 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, यानी कि सी। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, ये प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ओके फ्रेंड्स, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 32 क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा आप लोग। 32 क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सेकेंड में है संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। तो 32 का राइट आंसर कमेंट करिए आप लोग, इसका क्या होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी प्राथमिक स्तर पर, जब बच्चों को आप क्या प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कैसे पहले आप मूर्त उसको उनको हर चीज़ उनको क्या दिखाएंगे तभी तो आप उनको पढ़ाएंगे। जब पहले आप उनको हर कोई चीज़ सब चीज़ जैसे कोई भी चीज़ दिखा देते, जैसे 2 बनाना आपने सिखाया, जब आप पहले उसको मूर्त रूप में आप दिखा देते, इसके बाद ही आप अपूर्त रूप में ले जाते हैं ना उनको। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सी। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको क्लियर होते चल रहा होगा, सभी लोग लाइक शेयर करते रहें। 33 क्वेश्चन है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है बताना। श्रेणी क्रम कौन सा सही है बताना है।
जैसे आपको जैसे फर्स्ट में दिया है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, ये सारे में है। खाली आपको क्या करना है, ये सही क्रम में, श्रेणी क्रम में बताना। बताइए आपको कौन 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बताइए आप लोग। जी हाँ, ये ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए ये सबसे पहले क्या करें आप, मानसिक चित्रण, इसके बाद औपचारिक निगमन, इसके बाद हमारा विश्लेषण आएगा, इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में क्या आएगा, अनौपचारिक निगमन। यानी कि 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्लियर? सबसे मानसिक चित्रण, फिर औपचारिक निगमन, फिर विश्लेषण, फिर अनौपचारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है आपको। फर्स्ट में दिया गया स्थानीय मान लिखाते समय शून्य परिचय दिया जाना चाहिए। सेकंड में दिया हुआ है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। थर्ड में दिया है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो आप लोग 34 का राइट आंसर कमेंट करिए। इसका सबसे सही कथन क्या होगा? देखिए 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा? ऑप्शन थर्ड। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद, यानी कि जब उनको संख्या का ज्ञान हो जाए, इसके बाद उनको क्या कराना चाहिए, तब इसके बाद उनको शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसलिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए 35 क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। मतलब आधे की संकल्पना, आपको उनका परिचय देना, आधे की कैसे आप उनको प्रदर्शित करेंगे बच्चों के सामने। सबसे पहले उसने बोला है चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। सेकंड में है आधे का चित्र लिखता है। थर्ड में है बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। फिर फोर्थ ऑप्शन में है कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो बताइए आप लोग 35 में जो शिक्षक के निम्नलिखित में से क्रियाकलाप कौन सा सही श्रेणी क्रम में, आपको ये जो 4 पॉइंट दिए हैं, आपको सब श्रेणी क्रम में सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, यानी कि आपको श्रेणी क्रम में बताना है। तो इसका 35 का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन थर्ड देखिए, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना। यानी कि पहले कोई चीज़ ले लेंगे, जैसे आपने गोला ले लिया है, बहुत मूर्त पदार्थ मतलब हमें कोई दिखाने वाली चीज़ लेना है जो बच्चों को दिखाई दे, उसको मैंने 2 पार्ट में विभाजित कर दिया, मतलब आधे आधे में, तो उस पर क्या उनको पता चल गया आधा विभाजित हो गया। इसके बाद फोर्थ में आ जाएगा कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित कर। अब जब आधा कर दिया आपने, आधा आधा 2 पार्ट में, तब तो आपने बच्चों को दिखाया कि आधा हो गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट आधे का चिन्ह लिखता है, क्या करेगा, आधे का चिन्ह, नहीं सॉरी, फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में आइएगा, चित्र दिखाता है फिर जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया। अब जो आधा पार्ट हो गया है उसको बच्चों को दिखाता है और बोलता है कि ये आधा प्रदर्शित हो गया, यानी कि ये आधा हो चुका है। इसके बाद लास्ट में आ जाएगा हमारा आधे का चिन्ह लिखता है। तो हमने सबसे पहले तीसरा बताया, फिर चौथा बताया, फिर पहला बताया, फिर क्या होता है दूसरा। तो देखिए है ऑप्शन में दिया गया है, सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, पहले तीसरा है, फिर चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा। ओके फ्रेंड, तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्टी 36 क्वेश्चन है, कक्षा फर्स्ट और सेकंड के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कक्षा फर्स्ट और सेकंड में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए, नहीं, गलत। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि के समाकलन किया जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल ठीक है ये तो। फिर थर्ड में क्या बोल दिया, कक्षा फर्स्ट और सेकंड में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल ये भी गलत है, पढ़ाया जाना चाहिए। और
फोर्थ में है अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं कि आप बहुत अधिक उनको अभ्यास करवाते रहे। तो हमसे सही पूछा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड यानी कि बी। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहली बार तो मैं एक एक पॉइंट आपको लेके चल रही हूँ, आपको समझ में आ जाए फिर भी आप पूछिएगा। देखिए 37 क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके दिया गया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यानी यहाँ पे भरना है कि रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे अभी इसने बोल दिया है यदि 1001, कितना बोला है? 1001 इंटू 111 इक्वल टू 1,10,000, 1,10,000। ओके फ्रेंड्स, प्लस 11। अब जब मैंने बोला रिक्त स्थान दिया होगा उसकी जगह क्या लिख लेंगे? सॉरी, प्लस नहीं दिया गया, मल्टीप्लाई किया गया है, इंटू एक्स मान लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? इस जब हम 1001 का गुणा 1001 का गुणा 1111 में 111 में करेंगे तो कितना आएगा? 1,1,1,1,1,1। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस इक्वल टू 1,10,000 प्लस 11 को गुणा जब एक्स में करते तो क्या आ जाएगा हमारा? 11x आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं। अब ये जो हमारा 1,1,1 ये प्लस में ये है हमारा 1,10,000, तो इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में, इक्वल टू 11x। अब यहाँ से हम x का मान वैल्यू निकाल लेंगे x की। अब हम इसको इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1,111। जब हम इसको दोनों को माइनस में करेंगे तो 1,111 आएगा, इक्वल टू 11x। तो यहाँ से x का हमारा निकल आएगा 101। देखिए आंसर में दिया गया है 101। जी हाँ, 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी, 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्टी 38 क्वेश्चन देखिए, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू यानी कि रिक्त स्थान दिया गया उसकी संख्या भरनी है। तो जब हमने आपको कल बताया था स्थानीय मान और अंकित मान, स्थानीय मान जितनी संख्या होती है उसके वो संख्या लिखते हैं, उसके बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ा देते हैं। और अंकित मान में हमने क्या क्या, जैसे 7 का अंकित मान पूछा गया था तो आपने 7 लिखा, 3 का अंकित मान है 3, मतलब जिसकी अंकित मान पूछा जाएगा उसका अंकित मान वही रहेगा, सेम। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए देखिए इसमें 5 का स्थानीय में निकालना है यानी कि इसका निकालना है, तो 5 लिख लिया मैंने। इसके बाद कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 जीरो बढ़ा देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या लगा है? प्लस लगा है, तो मैंने प्लस लगा दिया। इसके बाद इसमें 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद कितने अंक बढ़ाएंगे? 2 अंक बढ़ाएंगे क्योंकि 2 अंक है। इक्वल टू 7 इंटू, जब मैंने कहा कोई कुछ हो ना हो रिक्त वहाँ पे क्या मान लिखते हैं? एक्स मान लिया। ठीक है आपने। इसके बाद हम जब 5,000 में 600 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5600 इक्वल टू 7x। अब यहाँ से मैं आप क्या करें? x की वैल्यू निकाल लें, x इधर ही रहने दें, 5600 अपॉन 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? x बराबर आ जाएगा 800। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन में दिया है 800। जी हाँ, 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 800। ऐसे ही आपको करना है, ध्यान से, आप थोड़ा सा ध्यान से पूरा करेंगे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए जब आपको रिक्त स्थान कोई चीज़ पूछा जाए वहाँ पे आप x मान लें, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए 39 क्वेश्चन देखिए, 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बताना है आपको, है। इसके बाद इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू, अब रिक्त स्थान की जगह पर आप x मान लेंगे। हाँ, आप क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। चलिए आइए करते हैं।
36 और 48 का गुणनखंड करना है आपको। 36 और 48 ओके इक्वल टू 999 प्लस 9 इंटू एक्स मान लिया हमने। जब आप 36 पर 48 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 1728। जब आप 36 में 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1728। अब देखिए 999 प्लस 9 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ध्यान से देखते रहिए, मैं एक एक पॉइंट धीरे धीरे बता रही हूँ कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। 1728 में 999 आप डिवाइड कर दो, ये 9x यहीं पे रहने दो। जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 729। कितना आ जाएगा 729 बराबर 9x। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 729 अपॉन 9। तो x इक्वल टू हो जाएगा 81। देखिए ऑप्शन में 81 को आंसर दिया गया है नहीं। देखिए 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 40 क्वेश्चन देखिए, मैंने कल ऐसा ही क्वेश्चन एक बताया भी था, आज वही फिर एक बार आ गया है। देखिए यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा 29,405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आपको क्या करना है 39 में इसका भाग दे देना है, 34 में इसका भाग दे देना है। जितना दोनों का शेषफल आ जाए उसको क्या करना है, जितना अंतर उन दोनों को शेषफल को दोनों को घटा के 18 से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। देखिए 39 2 6 6 7 9। अब मैंने यहाँ पे बताया था 34 डिवाइड 29405। अब इनको क्या करना है आपको भाग करना है। भाग करना तो आपको आता ही होगा कैसे भाग किया जाता है। जब आप 39 में भाग करेंगे, अब मैं आपको भाग करना नहीं बता रही हूँ, जब आप 39 में भाग करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा 3 शेष बचेगा। कितना बचेगा 3 शेष बचेगा। जब आप इसको 34 वाले को भाग देंगे तो यहाँ पे कितना शेषफल बचेगा 29 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा 29 शेष बचेगा। अब उसने कहा है दोनों के अंतर को, अब दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे। एक में 29 आया -3 तो कितना हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा दोनों के अंदर। अब जो 26 आया उसको क्या करेंगे 18 से डिवाइड कर देंगे तो 18 भागे 26 तो 18 एकन्नम 18 हो जाएगा। तो कितना मिला हमको 8। तो हमारा शेषफल है 8। कितना बचा हमारा शेषफल पूछ रहा है हमारा, तो शेषफल कितना आया हमारा 8। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 8। जी हाँ 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बिल्कुल साफ साफ बोला है हमें, बस वैसे ही क्वेश्चन करना जैसे हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। 26,679 को 39 से भाग कर दो, जितना शेषफल बच जाए। उसके बाद क्या करना है 29,405 को 34 से भाग कर दो, उसका जो उसका जो शेषफल आ जाए। जो दोनों के शेषफल आ जाते हैं शेषफलों के अंतर, उन शेषफलों को क्या करो दोनों शेषफलों को घटा दो, जितना आ जाए उसको 18 से भाग दे दो। तो अभी शेषफल बताना, तो शेषफल हमारा क्या बचा 8 बचा। बस बस आपको शेषफल पूछ रहा है तो बस इसका कि 40 का राइट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन डी। क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन है 36, 54 एंड 60 का सबसे छोटा सार गुणक। मैंने छोटा बताया था आपको, छोटा से छोटा पूछता है तो आपको एलसीएम निकालना है, और बड़े से बड़े पूछता है तो आपको एचसीएफ निकालना है। ओके फ्रेंड, तो आपको क्या छोटा से छोटा पूछ रहा है यानी कि आपको एलसीएम निकालना है। तो आप 36, 54, 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा निकाल के बताइएगा आपका कितना हो जाएगा। तो इसका एलसीएम होगा 540।
36 चौगुन 60 का एलसीएम कितना होगा 540। अब उसने कहा भागे 90, जो हमारा जो एलसीएम निकला है ना 540, उसको किससे डिवाइड कर देना है 90 से। तो ये 0 से 0 चला गया, कितना आ जाएगा 6। देखिए आंसर में आ रहा 6, हाँ जी 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 42 क्वेश्चन देखिए। सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिता को दिया, फिर उसका 2/5 भाग अनिल को दिया, फिर उसका 1/12 भाग हमीदा को दिया। सोनू के पास बची टाफियों की संख्या बतानी है आपको। कुछ लोगों को आ भी जाएगा, तो जिसको आ रहा है कुछ वो करिए, जिसको नहीं आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, आप उसको क्या करें ध्यान से नोट करिए और ध्यान से समझिए भी। अब देखिए सोनू के पास 5 दर्जन टाफियाँ हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 5 दर्जन में क्या हो 12 पंचे 60। तो कुल टॉफ़ी हमारी कितनी निकली, कुल टॉफ़ी कितनी निकली 60। पता चल गया हमारा सोनू के पास 60 टॉफ़ियाँ हैं। ओके फ्रेंड्स, अब उसने इनका 1/3 यानी कि 60 का 1/3 भाग किसको दिया, अमिता को दिया। किसको दिया, अमिता को दिया। तो 60 का 1/3 तो कितना आ जाएगा 20 टाफिया किसको, अमिता को, यानी कि ए मैं लिख देती हूँ अमिता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है उसमें क्या बोला, अब 2/5 भाग अनिल को दे दिया। 60 का देखना आप लोग, अब ये नहीं कि 20 का देखने लगे, 60 का ही देखिए। 60 का 2/5 भाग किसको दिया, अनिल को दिया ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24। किसको दिया, अनिल को। इसके बाद देखते उसने क्या कहा, अब देखिए उसने क्या कहा, 1/12 भाग किसको दे दिया, हमीदा को दिया। तो अब इसका 60 का 1/12 निकाल लेंगे। 60 इंटू 1/12 तो कितना कितना आ जाएगा 5, किसका, हमीदा का, हमीदा। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इन सबको क्या करो, अबिता को जितनी टॉफियाँ दी, अनिल को जितनी टॉफियाँ दी और हमीदा को जितनी टॉफियाँ दी, तीनों इनको क्या करते हैं आप, इनको क्या कर ले आप, तीनों को ऐड कर दे। किसको कह, तीनों को, यानी कि 20 24 और 5, 20 24 5 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 है, 49। यानी कि उसने, सोनू ने क्या किया, सोनू के पास कुल टॉफियाँ कितनी थी 60 थी, उसमें से उसने अमिता को, अनिल को, हमीदा को बांट दी। अब तीनों का आपने जोड़ दिया, किस किस कितनी कितनी बांट दी। अब 49 टॉफियाँ उसने बांट दी। अब उसके पास कितनी बची ना, सोनू के पास कितनी टॉफियाँ बची भाई, 60 टॉफियाँ उसके पास थी और 49 टॉफियाँ उसने सभी को बांट दी। तो कितना बच जाएगा आपके पास 11। देखिए 11 आंसर आ रहा है। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 11। आई होप आपको क्लियर होता चल रहा होगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और अपने एक बार नोट जरूर करते। मैथ आप जितना ही लगाएंगे उतना ही आपको लिए अच्छा बेनिफिट रहेगा, आपको भूलेंगे नहीं। चलिए 43 क्वेश्चन लेते हैं। इसने बोला 112 प्लस 12,000 बोला है ना, तो आप 12,000 लिखो, ऐसे लिखना है 12,000, ऐसे ही तो लिखा जाता है। इसके बाद 11,012 प्लस, अब यहाँ पे जब हमने कोई चीज़ नहीं तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, एक्स ही तो मानेंगे। अब जब इसको जोड़ देंगे दोनों के तो कितना आ जाएगा 2 1 1 2 1, 12,112। अभी जो प्लस का 1112 है उसको माइनस में इधर ले आएंगे, ठीक, इक्वल टू एक्स यहीं पे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1100। कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1100। अब हमें दहाई वाला पूछा है, दहाई देखिए, तो दहाई हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1100 को, 110 इंटू
10, यानी कि अब ये तो हमारा इकाई का हो गया, ये दहाई का हो गया, तो ये हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, 110 दहाई। ठीक, देखिए 110 दहाई आ रहा है। जी हाँ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 110 दहाई, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखते रहिए आप लोग। 44 क्वेश्चन है, एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है। ऐसी 16 बोतलों में दूध की मात्रा बतानी है। देखिए कैसे लगाना है इसको। एक ही माप की 23 बोतल, देखिए पहले 23 बोतलों में कितना मिलीलीटर दूध भरा जाता है, 51 लीटर और 750 मिलीलीटर, यही तो है। ऐसे तो आप पढ़ेंगे 51 लीटर 750 मिलीलीटर। जब 23 बोतलों में इतना दूध भरा जाता है तो एक बोतल में कितना दूध भरा जाएगा, देखते हैं। 5 1.750/3, इसलिए कितनी बोतलों में पूछ रहा है, इसलिए 16 बोतलों में कितना दूध भरा जाएगा। एक एक नियम वाला सवाल है ये, वैसे ही लगेगा जैसे एक एक नियम वाले से लगता है। 23 बोतलों में इतना दूध भरा जाता है तो इसलिए एक बोतल में कितना भरा जाएगा, 51 लीटर 750 मिलीलीटर अपन 3, इसलिए 16 में 16 भरा 51.750/3 इंटू 16। अब आप इसको हल कर ही लेंगे, इसको कैसे किया जाएगा। तो ये हमारा ये जो पॉइंट ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 2 3 बिंदु। ठीक, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कितना हो जाए 51,750/3 इंटू 16/1000। अब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे हल करके आपको 36 लीटर। कितना हो जाएगा जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यार 3 नहीं है, 23 है। देखिए आप लोग 23 है यहाँ पे। ट्वेंटी थ्री है ना यहाँ पे, 23 बोतलों को इतने में भरा जाता है, इसलिए एक बोतलों को 51 लीटर 750/23, इसलिए 16 लीटर दूध को कितने में भरा जाता है। तो ऐसे करके हम आपको यहाँ से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 36 लीटर। ओके फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, 3 लिख रहा है, 23 था ना यहाँ पे, तो 23 ही लिखना था यहाँ पे। तो देखिए आ रहा है इसमें 36 लीटर दूध। जी हाँ, 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, 36 लीटर दूध। जैसे एक एक नियम से किया जाता है फर्म, उसी तरह आपको करना है। 36 बोतलों को मतलब 36 बोतलें, इसमें 51 लीटर 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, इसलिए एक में कितना भरा जाएगा, तो 51.750/23, इसलिए 16 में कितना भरा जाएगा, तो 51.750/23 इंटू 16 कर देंगे, 16 कर देंगे। बस आपको इसको हल कर लेना है, गुणा करके उसके बाद भाग देके, तो आपका 36 लीटर निकल के आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट लेते हैं, 45 क्वेश्चन देखते हैं। किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर 2 नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी बतानी है आपको। देखिए कैसे करना है, जिसको आ रहा है वो अपना करते रहे, इसके बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। जिसको नहीं आता है वो अपने क्या करें, आप लोग कॉपी पेन करके नोट भी करते जाएं और समझते भी चलें। जिसे अब इसने कहा है 200 किलोमीटर, एक मिनट, क्या है, 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करता है। क्या कितना, 1/2, जो 200 किलोमीटर की दूरी को मान लीजिए 1/2 सेंटीमीटर की दूरी है। तो जैसे पहले मैंने आपको 44 में बताया था क्वेश्चन में, एक एक नियम से करना है, वैसे ही आपको क्या करना, 45 में भी ऐसे ही करना है। 200 किलोमीटर की दूरी कितने 1/2 सेंटीमीटर में तय करता है। 200 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करता है, 1/2 में बोल रहा है, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करेगा, इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी
1/2 अपान ये जो नीचे ये होता है, जो नीचे आ जाएगा ना, इसलिए अब कितने में 1800 किलोमीटर की दूरी कितने में तय करेगा। देखिए 1800 पे देख लेते हैं। 1800 किलोमीटर बिल्कुल वैसे ही सेम सवाल लगेगा जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। 1800 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगेगा, तो 1/2 अपान 200, ये जो 1800 इंटू कितने में किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आपको इसको कैसे हल करना है, देखिए ये इसका गुणा हो जाता है 1/400। जैसे अब जैसे 200 के नीचे हमें कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, ये ऊपर ऊपर का गुणा होता है, बीच बीच में का गुणा होता है। ओके, फिर 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ गया, अब 2 का गुणा 200 में किया तो 400 आ गया। क्लियर आपको। अब इंटू 1800 कितना 1800। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 6 का 2 नहीं 18, कितना आ जाएगा 9/2। कितना आ जाएगा, ये 9 ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही है क्योंकि 1800 ऊपर है, और 9 ये 2 है जो हमारा ये हार में है, तो इसको जब हम पॉइंट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। देखिए आंसर मिल रहा है आपको 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। देखिए इसको हिंदी में लिख दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझ लेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4.5। 4.5 को क्या बोलते हैं, 4.5 ही तो बोलेंगे, तो इसलिए 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप ध्यान से आप देख लेंगे तो बस आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। आपको बस जैसे पूछता है ना सवाल, बस उसी प्रकार आप उसको फॉलो करते चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताना है आपको। क्या बताना है, सही नहीं है। बताइए आप लोग, कमेंट करिए 46 का राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। बी में दिया गया 1 लाख बराबर 1 लाख बराबर है 100,000 के। 1 लाख कितने बराबर 100,000 के। सी में दिया है 1 करोड़ 100 लाख के, और डी बराबर दिया है आपका 1 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर का शतांश। तो बताइए इसका कौन सा सही नहीं है। जैसे बी नंबर आप देखिए, कैसे बी ऑप्शन देखिए आप, 1 लाख बराबर 1 लाख किसके बराबर है, 1 लाख बराबर है 100,000 की, मतलब 100 इसके 1000 के। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद सी नंबर में उसने बोल दिया 1 करोड़ 100 लाख के बराबर है। 1 करोड़ 100 लाख के बराबर है। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड में उसने पूछा है, डी नंबर में उसने पूछा है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर, 1 मीटर शतांश के। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1/100, शतांश मतलब 1/100 मीटर के। ओके फ्रेंड्स, एक सेंटीमीटर 1/100 मीटर के, 100 मीटर शतांश में 1 मीटर का शतांश है। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर बाय 1/100 लीटर भी होता है। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, यानी कि 1/100 लीटर। 1 मिलीलीटर क्या होता है, 1 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/100 लीटर। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 मिलीलीटर क्या होता है 1/100, मतलब 1 लीटर शतांश के होता है, 1 लीटर। तो ये हमारा 46 का राइट आंसर, सॉरी सही नहीं है बताना है, तो कौन सा हो जाएगा 46, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट ये हमारा सही नहीं है, बाकी सारे क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 46 क्वेश्चन है, देखिए। एक घनाभाकार बक्सा 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। इन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे, उसकी क्या बताना है। इन घनों की संख्या बतानी है जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे। तो कैसे करना है आपको, देखिए। सबसे पहले आपको पता है लंबाई 13 दी हुई गई है, चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड्स, चौड़ाई 11 दी गई है और ऊंचाई कितनी दी गई है, 9 दी गई। तो आप घनाकार बक्से का आयतन निकाल लें। क्या निकालेंगे सबसे पहले, घनाकार बक्से का आयतन, बक्से का आयतन क्या हो जाएगा, LBH। LBH का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आप क्या करें, तीनों को निकाल लें, लंबाई चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी दी गई हुई है, 13 दी गई हुई है, चौड़ाई कितनी है, 11 है और ऊंचाई कितनी दी गई है, 9। तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तीनों को कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1287 घन सेंटीमीटर। क्या आएगा, घन वाला है तो घन सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब आपको कह रहा है, अब हमने इतना तो हल कर लिया। अब कह रहा है एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आप लिखेंगे घनाकार बक्से की एक भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, लिखेंगे बक्से की एक भुजा कितनी दी गई है, बक्से की एक भुजा कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बक्से का आयतन निकालना है। तो बक्से का आयतन भुजा क्यूब होता है ना, भुजा हमारी कितनी दी है, 12 दी है। तो 12 का क्यूब होता है तो 12 गुणे 12 गुणे 12 ऐसे ही तो करेंगे क्यूब में। 12 की पावर, ये देखिए 12 की पावर 3 है ना, तो ऐसे ही तो लिख सकते हैं 12 × 12 × 12। इसलिए तो बक्से का आयतन कितना आ जाएगा, 1728 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 1728 सेंटीमीटर। अब आप कुल आयतन निकाल लीजिए। क्या, कुल आयतन, यानी कि जो पहले घनाकार बक्से का आयतन आपने निकाला था, फिर आपने बक्से का आयतन निकाला, घनाकार बक्से का आयतन निकाला, उन दोनों को क्या कर दें आप, टोटल कर दें। तो कुल आयतन, तो लिखिए कुल आयतन घनाकार कितना निकला था हमारा, 1287 प्लस अभी हमारा कितना निकला, 1728। ओके, तो अब तीनों को क्या करेंगे, दोनों के क्या करेंगे, ऐड कर दिया, 3015 घन सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, घन सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब बचे घनों की संख्या बतानी है आपको। क्या बतानी है, बचे घनों की संख्या। बचे घनों की संख्या, तो बचे घनों की संख्या आप कैसे निकालेंगी, ये जो हमारा 3060 है, एक मिनट, ये जो हमारा 3060 दिया हुआ है ना, ये इसका घन पैक करना चाहती है, इतना पैक करना चाहती है। देखिए 3060 और में 3015 को क्या कर दिए, माइनस कर दो, तो हमारा कितना आ जाएगा, 45। इतने घन है जो उनको पैक करना नहीं जानती। देखिए आ रहा है क्वेश्चन में 45 आंसर, जी हाँ। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 45। जो इनमें जो 45 है, ये इनमें घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 48 क्वेश्चन देखिए। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई के 2/3 है।
इनके क्षेत्रफलों वर्ग सेंटीमीटर में योग निकालना है। देखिए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है, लंबाई कितनी दी है 48 दी हुई है और चौड़ाई हमारी कितनी दी हुई है 21 दी हुई है। तो आप यहाँ से क्या करें, आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। आप क्या निकालेंगे, आप आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि L इंटू बी। 48 इंटू 21 कर दो आप, 48 इंटू 21 तो कितना आ जाएगा आपका 1008 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आ गया आपका। फिर उसने कहा है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। देखिए, वर्ग की भुजा किसकी, आयत के क्षेत्रफल की क्या है 2/3 है। देखिए, वर्ग की भुजा लिखो, वर्ग की भुजा। देखते रहिए, जो वो बोल रहा है मैं बस सिर्फ वैसे ही करती जा रही हूँ। उसने कहा है किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है। देखिए, वर्ग की भुजा, आयत की लंबाई कितनी दी हुई है हमारी 48 दी है ना, लंबाई का कितना है 2/3। तो यहाँ से वर्ग की भुजा कितनी निकल आएगी हमारी 32 सेंटीमीटर। ओके, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब पता है आपको भुजा हमारी 32 आई ना, तो 32 इंटू 32 ऐसे ही तो लिख सकते हैं 32 का, सॉरी 36 लिख गया, ओके 32 इंटू 32 लिख होगा तो आपका इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको, क्षेत्रफल 1024 वर्ग सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, आपने पहले क्या निकाला, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया आपने। इसके बाद वर्ग की भुजा आपने मालूम की कि लंबाई का 2/3, लंबाई हमारी 48 दी हुई है, 48 का हमने 2/3 निकाल लिया। जब हम 48 का 2/3 निकाला तो हमें वर्ग की भुजा मालूम पड़ गई 32, तो अब हमने यहीं से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा हमने 32 निकाली थी, 32 गुणे 32 कर दिया तो 1024 आ गया। अब क्षेत्रफलों का योग निकालना है, मतलब जो हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला था और जो हमने वर्ग का क्षेत्रफल निकाला उनका दोनों को क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। देखिए, क्षेत्रफल का योग। पहले हमारा कितना निकला था, आयत का क्षेत्रफल कितना निकला था 1008, योग है यानी कि प्लस कर देंगे। फिर हमारा वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकला 1024, तो कितना आ जाएगा इस, देखिए 2032 वर्ग सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, देखिए 2032 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है आंसर में, ये रहा डी ऑप्शन में 2032 सेंटीमीटर, यानी कि 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए, जो क्वेश्चन में बोलता है मैं बस वैसे ही करते जा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ना। फिर भी आप लोग क्या करें, एक बार कमेंट जरूर कर दिया करेंगे आपको कैसा, और आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको मैं पढ़ा रही हूँ आपको कैसा लग रहा है आपको तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर आप फीडबैक देना ना भूलिएगा। एक बार फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं पढ़ाती हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके आप हमारा फीडबैक दिया करें, या ना कि आप जो लाइव चैट आता है उसमें मत किया करें, कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्या करें, फीडबैक दिया करें। ओके फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, लाइक और शेयर करते रहे ताकि सभी विद्यार्थी या सभी स्टूडेंट क्या है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर सकें। ओके फ्रेंड्स, चलिए 49 क्वेश्चन लेते हैं। गुणनफल 672 इंटू 36 इंटू 25 बराबर है, बताना है इनके जो इसका गुणनफल है किसके बराबर बताना है आपको। देखिए 49 का क्वेश्चन, जिसको आता है वो अपना क्या करें, कॉपी में आप कॉपी पेन लेके, हमने बोला कि आप जब भी मैथ का लगाने बैठते हैं प्रीवियस से कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करें, जिससे क्या होगा जो भी सवाल मैं आपको दिखाती हूँ या लेके आती हूँ आपके सामने, तो आप क्या करें, अगर आपको आ रहा है तो आप क्या करें, स्वयं उसको लगाना स्टार्ट कर दिया करें, और जिसको नहीं आता वो हमने क्या करें, ध्यान से सुने और फिर उसका बाद में उसको लगाने की कोशिश करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए गुणनफल 672 इंटू 36
इंटू 25। इन तीनों को क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? मल्टीप्लाई। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60,48,000, सॉरी 6,48,000। ओके फ्रेंड्स, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60,48,000। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या है, अब हमने जैसे विकल्प ए से ले लिया, हमने जैसे विकल्प ए देखा, एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या, विकल्प हम ए लेके चलते हैं। एक दिन में सेकेंडों की संख्या कैसे बता देखेंगे? एक दिन में सेकेंडों की संख्या कैसे निकाले? एक दिन में सेकेंडों की संख्या, एक दिन में 24 इंटू 60 हो जाएगा। अब आपसे कहा एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो आप क्या करें? एक सप्ताह, पहले एक दिन का निकाला, अब एक सप्ताह का निकाल लीजिए। एक सप्ताह यानी 7 दिन, 7 दिन में सेकेंडों की संख्या, क्या करेंगे आप? 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 24 इंटू 60। अब इनको सबको आप क्या करें? सबको मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 60,48,000। यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन काम कर गया। यानी कि 49 जो है गुणनफल 672 इंटू 36 इंटू 25 का जो गुणनफल होगा वही एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या की क्या होगा? बराबर होगी। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जब हमें पहले ही ऑप्शन मैंने उठाया तो वही दोनों मतलब बराबर मिल गए, तो इसका मतलब 49 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। और आपको हल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मिलेगा नहीं, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं। अब मुझे पहला मिल गया तो इसलिए हमारा राइट आंसर फर्स्ट। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन है, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है और उनका भार 1/3 रह जाता है, सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ी मछली 27 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ी मछली कितने में? 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो ताज़ा मछली क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले मछली का पहले हम अब क्या निकालेंगे? मछली का क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य, यानी कि कितने में खरीदी, क्रय मूल्य 2709 इंटू 27। यहीं से तो ऐसे तो निकालते हैं क्रय मूल्य। तो 2709 इंटू 27, तो हमारा कितना निकल आएगा? 73,143। कितना निकल आएगा? 73,143। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अब आपको। ओके फ्रेंड्स, अब आपको कह रहा है मछलियों को सुखाने के पश्चात, देखिए अब हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का हल कर लिया। यहाँ तक का हल कर लिया। अब यह पूछ रहा है जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। देखिए ताज़ा मछली हमारी कितनी है? ताज़ा मछली हमारी 2709 है ना, इतनी है ना हमारी ताज़ा मछली। आप लोग लिखते जाइए, मैं लिख नहीं रही हूँ ज़्यादा, आप लोग, मैं बोल रही हूँ। लिखिए, मछलियों को सुखाने के पश्चात उसका भार बताना है, तो 2709 इंटू उसका 1/3। तो इसका क्या निकल आएगा? 903 किलोग्राम। कितना निकल आएगा? 903 किलोग्राम निकल आएगा। अब आपसे कह रहा है मछलियों का कुल विक्रय मूल्य बताना है। अब आपसे जब बोला है, अब देखिए यहाँ पे, अब जब सुखाने के पश्चात उसको कितने रुपए किलोग्राम के पर बेचता है? 97.5 किलोग्राम। तो अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकलेगा। पहले खरीद रहा था, अब बेच रहा है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो अब लिख लेना मछलियों का विक्रय मूल्य। क्या लिखोगे आप? मछलियों को कुल विक्रय मूल्य, यानी कि हमारे 903 निकला हमारा ये सुखाने के बाद। इसके बाद उसने कितने में बेचा? इतने 97.5 की दर से उसने बेच दिया। ओके फ्रेंड, तो इसका टोटल आ जाए, इसमें जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18
8842.5। अब आपको क्या पूछ रहा है, हमको क्रय मूल्य भी हमने निकाल लिया, देखिए क्रय मूल्य भी निकाल लिया, विक्रय मूल्य भी निकाल लिया। हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए हमसे पूछ रहा है कि लाभ बताना। क्या बताना है हमें, लाभ बताना है। लाभ बराबर सूत्र आपको मालूम होगा क्या होगा, लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट बराबर, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ओके फ्रेंड्स, लाभ बराबर यही तो होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब बताइए आपका विक्रय मूल्य कितना निकला, 8842.5 विक्रय मूल्य निकला हमारा, माइनस क्रय मूल्य कितना निकला था, 73,143। कितना निकला था हमारा, 73,143। अब बस माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। $14,899.5। देखिए अब मिल रहा है आपको 14,899.5। कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 51 क्वेश्चन देखिए। जूही ने साइकिल द्वारा 16 किलोग्राम की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 16 किलोमीटर की दूरी, जूही ने क्या किया, 16, देखिए ऐसे करेंगे, 16 किलोग्राम की दूरी कितने में तय की उसने, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। ओके, अब इसमें वही लगाना हमें, समय वाला चाल बटे दूरी वाला समय। ठीक है फ्रेंड्स, समय हमको सबका हमको समय ही निकालना है। तो दूरी हमारी दी हुई है, हमारी दूरी कितनी है, 16 किलोग्राम है, और चाल हमारी कितनी, 15 किलोमीटर है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, 1 मिनट, कुल समय बराबर लिखिएगा है, कुल समय, सबका समय निकालना है तो कुल समय लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चाल बटे दूरी, चाल हमारी कितनी है, 16 है, सॉरी दूरी बटे चाल, दूरी हमारी कितनी है, 16 है, अपॉन चाल कितनी है, 15 है, प्लस लगा दिए, 1 मिनट, 15। ओके फ्रेंड्स, प्लस, अब ये बोल दिया 20 किलोमीटर की दूरी 50 है, तो यहाँ पे 20 हमारी क्या है, ये दूरी, चाल कितनी हो गई हमारी, 50 हो गई, फिर प्लस कर दिया। इसके बाद हमारी 50 और 60 है, यानी कि 50 हमारी क्या है, दूरी है, चाल हमारी कितनी है, 60 है। अब आपको भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग तो आते ही होंगे, तो आप यहाँ से क्या करें, सॉल्व कर लें। देखिए जीरो से जीरो यहाँ से कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, बस आप, आसान हो गया सवाल आपका, कर लीजिए। क्या हो जाएगा, 16/15 प्लस 2/5 प्लस 5/6। अब आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग तो आते होंगे। अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर क्या होगा। जब आप 3 को सबको जोड़ोगे तो आपको आ जाएगा 69/30, यानी कि जब 15, 5, 6 का आप एलसीएम लोग निकालोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, इतने घंटे आ गया। हमको आंसर किस में देना है, आंसर किस में देना, हमको मिनट में देना। जब हमें घंटे को जब मिनट में देते हैं तो क्या करते हैं, हम 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, जब हम घंटे को मिनट बनाते हैं तो क्या करते हैं, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0 से 0 ये चला है, 3 दूनी 6। अब आप मल्टीप्लाई, अब 69 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 138 मिनट। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं 138 मिनट किस आ रहा है ऑप्शन में, जी हाँ 57 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, 138 मिनट। मिनट में पूछना है ना, इसलिए मैंने मिनट में उत्तर निकाल दिया। जो आप ये जो 16/15 या 2/15, 5/6 ये कुल समय किस में निकलेगा, घंटे में निकलेगा। अब घंटे से आपको क्या करना है, मिनट में बताना है, तो मिनट में क्या करनी है, 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिनट में चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 52 है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। बताइए अगर आप लोगों को आता है, व्यवकलन, स्थानीय मान, गुणा या योग। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए हमें स्थानीय मान की पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान हो जाना चाहिए हमको,
स्थानीय मान, जब हम तक हमें दशमलव की संख्या का ज्ञान करवाना है तो जब स्थानीय मान नहीं समझ में आएगा तब तक हमको क्या है उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए क्या है हमको किसकी जानकारी होना आवश्यक है, ज्ञान की, स्थानीय मान की। इसलिए 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी, स्थानीय मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53 क्वेश्चन है, देखिए। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। फर्स्ट में परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना। बी में दिया गया है योग, गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। एंड सी है योग, व्यकलन, गुणा और भाग। डी में दिया हुआ है योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल। तो आप लोग 53 का राइट आंसर बताइए। जो अंकगणित की 4 मूल संक्रियाएं हैं उनको बताना है आपको। कौन कौन सी हैं? जोड़, गुणा, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। यही तो हमारी गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, बस वही आपसे पूछ रहा है। व्यकलन यानी कि घटाना। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, यानी कि योग, व्यकलन, गुणा और भाग। 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 54 क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु करना चाहिए। देखिए अगर जब जैसे केवल वर्ड भी कहीं भी आ जाता है, ये हमारा क्या है, निगेटिव पॉइंट है, तो हमें निगेटिव लेना, यानी कि हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी में देखिए योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ये सही है। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। जो शाब्दिक प्रश्न है ये हमारा जोड़, गुणा, भाग, ये जो घटाना हुआ ये हमारे क्या शाब्दिक प्रश्नों द्वारा हल किए जाते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब ये देखिए सी में देख लीजिए, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना चाहिए। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डी में दिया गया है कक्षा सेकंड में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। भाई आप प्राथमिक कक्षा में आप बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं सिखाएंगे, ऐसा तो है नहीं। उसमें कहा नहीं, तो हमारा ये भी गलत हो गया। तो हमारे 3 पॉइंट गलत है, एक हमारा क्या सही है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 55 क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा सेकंड के एक शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं, उसमें 7 सेब और डाल दिए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? मतलब पहले से 5 सेब थे और 7 और डाल दिए, अब उसमें कितने सेब? इस प्रश्न का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में किस मॉडल श्रेणी में संबंधित है? देखिए अब इसमें फर्स्ट नंबर में दिया पृथक्करण। भाई अलग तो हो नहीं रहा, ऐड हो रहा ना, तो अब पृथक्करण बता दिए, यानी कि हमारा क्या है, गलत है। योग की पुनरावृत्ति, योग की यानी कि 5 सेब है, 5 ही और डाले, ऐसा तो नहीं। उसने कितने डाले? 7 डाले। अब योग की पुनरावृत्ति यानी कि ये भी हमारा गलत हो गया। अब सी नंबर देखिए समुच्चयन। जी हाँ, इसमें क्या हो रहा है, इसमें समुच्चयन श्रेणी का, ये समुच्चयन श्रेणी से संबंधित है, इसलिए 55 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है, बताना आपको। फर्स्ट है गलत त्रुटियों, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी गलतियां हमको अपने मतलब सही के लिए भी होता, ऐसा ये तो हमारा क्या है, गलत बताया है। बी में बोला है सही है, क्योंकि ये बोध कराती कि बच्चे गणित की अवधारणाओं को किस प्रकार रचना करते हैं। जी हाँ, ये हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 57 को देखते हैं। कक्षा 4th के विद्यार्थियों को समझने के लिए 1/10 इंटू 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? अब आपको बताना है कौन सी TLM सर्वाधिक उपयुक्त है। अब इसमें फर्स्ट में देखिए संख्या चार्ट, नहीं, आप संख्या चार्ट से आप इसको नहीं आप
देश है। गिन तारा, ये अबेकस से भी आप, ये भी गलत है। 10 इंटू 10 वर्गीकृत ग्रिड, ये भी गलत है। हमारा क्या सही हो जाएगा? डाइंस ब्लॉक। ये डाइंस ब्लॉक की मदद से आप क्या कर सकते हैं? 1 मिनट। डाइंस ब्लॉक की मदद से आप क्या कर सकते हैं? 1/10 1/100 से बड़ा है। इस विधि द्वारा आप बच्चों को समझा सकते हैं डाइंस ब्लॉक की मदद से कि 1/10 1/100 से बड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 58 नंबर देखिए, 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों यानी कि क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? देखते हैं। फर्स्ट में दिया गया आकलन, दूसरे में प्रेक्षण, तीसरा अध्यारोपण, चौथे में हमारा अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। बताइए आप लोग किसके क्या होगा इसका 58 का राइट आंसर? सभी लोग एक बार करिए, तो आपके लिए छोड़ दिया। बताइए आपको क्या होगा? 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए हमें अध्यारोपण एक सर्वाधिक उपयुक्त है। क्या है? अध्यारोपण एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसलिए 58 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 59 देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। जो प्राथमिक स्तर पे हैं, जो गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। सेकंड है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। थर्ड में है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। देखिए प्रोत्साहित आपको पॉजिटिव वर्ड पता है, पहले भी मैंने बताया। और डी में दिया है कक्षा की प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। किसको? प्रोत्साहित करने में समस्या समाधान को। इसलिए 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब लास्ट क्वेश्चन है 60। गणितीय संचारण उल्लेख करता है। गणितीय संचारण उल्लेख करता है, क्या करता है बताइए? इसका कमेंट करिए इसका राइट आंसर। समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, एंड डी है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। बताइए आप लोग 60 का राइट आंसर क्या होगा? गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को। ओके फ्रेंड्स, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता पर। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन। ये मैंने अभी आपको फरवरी 2016 के प्रीवियस ईयर पे मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। आई होप मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में भी आया होगा। आप लोग एक बार प्लीज़ फीडबैक देना ना भूलें, और आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहिए और मेहनत करिए। अब आपको मेहनत करनी है, आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए ताकि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।